Hello friends, welcome back to Physiology series. So today we will discuss about oogenesis. और oogenesis किस में आएगा? रिप्रोडक्टिव सिस्टम है. रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन सा क्वेश्चन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फिजियोलॉजी सीरीज है. सो इसमें सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसा यूनिवर्सिटी में पूछता है, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी मैं शामिल की और कैसे यूनिवर्सिटी में लिखना है और सारा चीज़ कवर है. जो नए हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन है. अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या फिर सर्च कीजिए यूट्यूब पे कोई भी टॉपिक और बाय प्रकाश नर्सिंग अकेडमी लिखिएगा तो यूट्यूब भी आपको प्रोवाइड करेगा. तो रिप्रोडक्टिव में मेंस्ट्रुअल साइकिल, oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस और एक ओव्यूलेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. ये सारा चीज़ का वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा. आज हम लोग oogenesis देखेंगे. इससे पहले मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को कवर कर चुकी हूँ. सो इसका ओरिएंटेशन क्या होगा? इसका ओरिएंटेशन में हम लोग डिफिनेशन देखेंगे, लोकेशन देखेंगे कि होता कहाँ है oogenesis, स्टेप्स या फिर फेज उसको बोलिए, ये सारा चीज़ हम लोग देखेंगे. फ्लो चार्ट विद डायग्राम देखेंगे और सिग्निफिकेंस देखेंगे, क्लिनिकल कोरिलेशन देखेंगे. 5 मार्क्स में इतना आपके लिए कंटेंट लिखना मतलब सफिशिएंट होगा. और ऐसा नहीं है कि जो भी सफिशिएंट पढ़ाने या फिर कंटेंट डालने के लिए जो मन सो लिख रहा है, ऐसा नहीं है. ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, पूरा हम लोग कॉन्सेप्ट के थ्रू समझेंगे. तो सबसे पहले डिफिनेशन, oogenesis मतलब ओवम और जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन होना, जनरेट होना. तो क्या है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर फीमेल गैमिट. फीमेल गैमिट का नाम क्या है बताइए? ओवम. और इसी को हम लोग बोलते हैं oogenesis. क्या हुआ? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फॉर्मेशन हुआ एक फीमेल मेच्योर गैमिट का, जिसको हम लोग oogenesis बोले. और सबसे बड़ी बात कि जो भी हैं देख रहे हैं, ये कभी मत गलती कीजिएगा स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में कि ये मेल में होता है फीमेल में होता है. आपको ध्यान रखना है oogenesis फीमेल में होता है और स्पर्मेटोजेनेसिस जो कि नेक्स्ट वीडियो होगा वो मेल में होता है. तो ये एकदम मतलब अगर आप गलती से भी क्लास में अगर ये हो गए तो मतलब समझिए कि क्या क्या हो सकता है, मुझे भी नहीं पता. सो ध्यान रखिएगा, बहुत बेसिक है. लोकेशन क्या है? oogenesis टेक प्लेस इन द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द ओवरी. एक कहाँ होता है? हमारा ओवरी है. जैसा कि आपको पता है इस तरह से हमारा यूट्रस है और जो भी इस तरह से ओवरी रहता है, तो ओवरी के पेरिफेरल मतलब किनारे तरफ में ये oogenesis का प्रोसेस चलता है. स्टेप्स क्या है? स्टेप है यह स्टार्ट होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में. यही बात इंपॉर्टेंट है. जब हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस देखेंगे तो वहाँ प्यूबर्टी से स्टार्ट होता है, लेकिन लड़कियों में स्टार्ट हो जाता है एम्ब्रियोनिक स्टेज. जब मम्मा के पेट में रहती है तभी से विद इन द फीटल ओवरी, मतलब वही ओवरी जब वो मम्मा के पेट में है. द प्रोसेस oogenesis इन्वॉल्व 3 फेज. जब आपका oogenesis का प्रोसेस होता है तो उसमें 3 फेज मेनली हम लोग देखते हैं, जिसमें मल्टीप्लिकेशन फेज होता है. मल्टीप्लिकेशन मतलब एक से मतलब विभाजन होना, बहुत सारा चीज़, एक से बहुत सारा चीज़ होना. ग्रोथ में क्या होगा? नाम से ही समझ में आ रहा है कि उसका डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगा. मैचुरेशन मतलब वो मेच्योर फॉर्म में जाएगा. तो सबसे फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि इसको पहले आप देख लीजिए, फिर डायग्राम के थ्रू आपको बहुत अच्छे से मैं समझा दूंगी. तो मल्टीप्लिकेशन फेज में ये कब होता है इसको आप ध्यान रखिएगा. ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जब मम्मा के पेट में ही एक लड़की रहती है तभी ये सारा चीज़ होता है. क्या है? प्राइमरी जर्म सेल अंडरगो माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म मिलियंस ऑफ डिप्लॉयड oogonia विद इन द ओवरी ऑफ फीटस. नो मोर oogonia फॉर्म आफ्टर बर्थ. यही बात को आपको ध्यान रखना है कि माइटोसिस का कंडीशन होता है. एक सेल से बहुत सारे जो है oogonia बन जाते हैं. oogonia यानी जर्म सेल. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे इस तरह का जर्म सेल बन जाते हैं माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू. मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो माइटोसिस में क्या होता है कि 2n से 2n ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है. सारा चीज़ मतलब 2n के फॉर्म में हो रहा है, डिप्लॉयड फॉर्म में. और ये बात आपको ध्यान रखना है कि नेक्स्ट जर्म सेल जब एक लड़की जन्म लेती है फिर जर्म सेल उसका नहीं बनता है. जो चीज़ बन चुका है वही आगे डिवीजन होता है और अच्छे से हम लोग समझेंगे आगे. तो ये हो गया. नेक्स्ट हम लोग ग्रोथ फेज देखेंगे. दिस फेज कब? ये जो है वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए चलता है. ड्यूरिंग दिस फेज द oogonia मेच्योर इनटू बिगर प्राइमरी oocyte. ये वाला जो फेज है आगे मैं आपको समझाऊंगी भी कि oogonia जो है प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट होता है. आफ्टरवर्ड इज प्राइमरी oocyte गेट सराउंड्स बाय अ लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल एंड प्राइमरी फॉलिकल फॉर्मेट. जब प्राइमरी oocyte बन जाता है तो उसके ऊपर एक फॉलिकल टाइप बनता है, ग्राफियन फॉलिकल. हम लोग आगे चल के भी देखेंगे. वहाँ पे इसका नाम ग्राफियन फॉलिकल नहीं रहता है, प्राइमरी फॉलिकल रहता है. और आपको ध्यान रखना है कि ग्राफियन फॉलिकल का भी इसमें कॉन्सेप्ट आता है, जो कि ग्रोथ फेज में ही कैसे कैसे ग्राफियन फॉलिकल बना और कैसे कैसे वो एक को मतलब मेच्योर करवाने का आगे तक काम करता है, वो सारा चीज़ हम लोग देखेंगे.
तो ये हो गया प्राइमरी फॉलिकल मोस्टली गेट जनरेटेड विल रीचिंग प्यूबर्टी एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड फॉलिक्यूलर एट्रेसिया। जब आपका जो ये प्राइमरी फॉलिकल्स है वो डीजनरेट कब होता है, जब आप प्यूबर्टी, एक लड़की प्यूबर्टी के में जब चली जाती है तो प्राइमरी फॉलिकल्स जो है वो डीजनरेट हो जाते हैं, जिसको फॉलिकल एट्रेसिया बोलते हैं। और ये पॉइंट कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, सो आप इसको मतलब याद रखिएगा। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट की पॉइंट के रूप में आपको एग्जाम में भी लिखना है नोट कि प्यूबर्टी, जैसे कि मिलियन ऑफ सेल हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि बन चुके थे, मिलियन ऑफ जर्म सेल बना था, लेकिन प्यूबर्टी आते आते बहुत सारे सेल जो है वो डीजनरेट हो जाते हैं और मात्र 60,000 या फिर 80,000 ही प्राइमरी फॉलिकल्स बच पाते हैं हमारे ईच ओवरी में। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि आप कंफ्यूज कहीं ना हो जाए कि प्राइमरी फॉलिकल और ओवम, जैसे कि हर एक ओवम के लिए प्राइमरी फॉलिकल तो चाहिए, तो इसी तरह से एक का भी प्राइमरी फॉलिकल बोलिए, फिर एक हर एक के लिए प्राइमरी फॉलिकल है, तो ये एक ही चीज़ है कि मतलब इसको एक कवर कर रहा है, और कोई चीज़ होगा तभी तो कवर करेगा, तो इतना ही सिर्फ बचता है। सो हम लोग देखेंगे अब मैचुरेशन फेज, इसमें क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें प्राइमरी जो oocyte है हमारा, वहाँ तक हम लोग देखे थे कि जर्म सेल बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन फेज में बना था, इसमें oogonia से प्राइमरी oocyte बना था ग्रोथ फेज में, मतलब डेवलपमेंट होके माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू। और माइटोसिस और मेयोसिस क्या है, डोंट वरी, मैं आपको समझाती हूँ अच्छे से। इसमें क्या हुआ कि द प्राइमरी oocyte अंडरगो टू मैचुरेशन डिवीजन फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल। इसमें क्या होगा, मैच्योर का मतलब ये मैचुरेशन में जाएगा, और इसमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होता है। एक ओवरी जो, एक ओवम जो है उसमें ओवम के ऊपर स्ट्रक्चर होता है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। तो वही ग्राफियन फॉलिकल है, ये और भी मेच्योर होता है और इसी से हमारा एक जो है वो रिलीज होता है। तो ये सारा चीज़ आपका क्लियर होगा। इन प्राइमरी oocyte meiosis 1 अकर एंड 2 अनइक्वल हैप्लॉइड सेल आर फॉर्मेड। यहाँ पे समझाना जरूर, देखिए जब आप सेल डिवीज़न पढ़े होंगे, वैसे मैं सेल डिवीज़न आपको पढ़ा भी चुकी हूँ, वीडियो डाल चुकी हूँ, लेकिन हाँ वहाँ पे मैं ये पॉइंट नहीं कवर की हूँ क्योंकि उतना डीपली आपको एग्जाम में नहीं लिखना था, लेकिन यहाँ आपको कॉन्सेप्ट समझना है। सो सेल डिवीज़न में एक माइटोसिस प्रोसेस होता है और एक मियोसिस। माइटोसिस हमारे जितने भी सोमैटिक सेल हैं जो कि हमारे बॉडी में ओवरी को छोड़कर जितना ही पाया जाता है वहाँ माइटोसिस पाया जाता है, लेकिन मियोसिस हमारे जर्म सेल जैसे कि स्पर्म हो गया और ओवा हो गया, उन लोगों के लिए मियोसिस प्रोसेस चलता है। इसमें एक तो प्रोसेस होता है मियोसिस 1 के थ्रू सेल डिवीजन होगा, जिसमें 2n से nn मतलब डिप्लॉइड से हेप्लॉइड में चेंज होगा। और मियोसिस 2 में क्या होता है, जैसे कि ये n है ना, तो मियोसिस 1 के बाद 2 होगा, तो ये n 2 में चेंज होगा, लेकिन हेप्लॉइड ही रहेगा, क्रोमोसोम की संख्या सेम ही रहेगी। और ये स्पर्मेटोजेनेसिस में भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए यही यहाँ पे बोला है कि प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 करके 2 अनइक्वल हेप्लॉइड सेल बना, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और मियोसिस 2 आगे होगा जो कि अभी बहुत प्रोसेस है, तो यहाँ पे आप समझ चुके होंगे। द स्मॉलर वन इज कॉल्ड द फर्स्ट पोलर बॉडी एंड देयर लार्जर वन कॉल्ड सेकेंडरी oocyte। देखिए यहाँ पे मियोसिस 1 हुआ है, तो एक जो है वो सेकेंडरी oocyte बना और एक जो है ये जो बनता है उसे पोलर बॉडी हम लोग बोलते हैं। ये आगे चल के एक का फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो ये सारा चीज़ हो गया हमारा। द सेकेंडरी oocyte फॉर्म अ न्यू मेम्ब्रेन अराउंड इट इज कॉल्ड जोना पैलिसिडा। तो जो सेकेंडरी oocyte है हमारा, उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन पाया जाता है, मतलब उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, जो उसको हम लोग जोना पैलिसिडा बोलते हैं। और ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप उसे MCQ पूछा जाता है कि स्पर्म कौन सा लेयर को मतलब ये करके मतलब ओवम का क्या इन्वाइड करके वो ओवम को फर्टिलाइज करता है, तो यही जो जोना पैलिसिडा वाला लेयर है इसको ही ये मतलब इन्वाइड करता है और फर्टिलाइज कर पाता है एग को। तो ये स्पर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी oocyte रिलीज फ्रॉम द ओवरी एंड द प्रोसेस कॉल्ड ओव्यूलेशन। जब सेकेंडरी oocyte एक ओवम को रिलीज करेगा तो उसी को हम लोग बोलते हैं ओवुलेशन। ओवुलेशन भी 5 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा प्लेलिस्ट पे, तो आप देख लीजिएगा। इफ अ स्पर्म फर्टिलाइज द सेकेंडरी oocyte, the oocyte complete it meiosis second and result in the formation of second polar body and the ovum। यहाँ पे देखिए क्या होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि सेकेंडरी oocyte भी अरेस्ट हो जाएगा। और अरेस्ट के कंडीशन इसमें भी आता है जो कि आगे मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे अरेस्ट होता है क्यों, क्योंकि जब तक स्पर्म नहीं आएगा मियोसिस सेकेंड नहीं होगा। और मियोसिस सेकेंड जैसे ही ये अगर स्पर्म आ गया तो मियोसिस सेकेंड होगा और ये जो है वो एन और एन में बदलेगा। लेकिन यहाँ पे
स्पर्म भी आया है तो ये 2n हो गया, ऐसे n रहता, लेकिन क्योंकि स्पर्म है ना तो ये 2n और एक जाइगोट का फॉर्मेशन होगा जिसमें 46 क्रोमोजोम पाए जाते हैं। तो ये सारा चीज़ आपको पता भी होगा। अब यहाँ पे समझ में नहीं आया होगा कि अच्छा चलिए डायग्राम के थ्रू ये आपका क्लियर हो गया फेजेस। अब हम लोग डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट कर देते हैं oogenesis को, जो कि अच्छे से हम लोग समझेंगे। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन फेज में बहुत सारे जर्म सेल बने और एक बच्चा जैसे ही एक लड़की अपने मम्मा के पेट में रहती है ये सारा जर्म सेल बन जाता है, बाद में नहीं बनेगा, जबकि लड़कों में ये प्यूबर्टी में ही स्टार्ट होता है जर्म सेल बनना। इसको हम लोग ओगोनियम बोलते हैं, लड़कों में स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, जो कि हम लोग देखेंगे, डोंट वरी। तो ये माइटोसिस हुआ और माइटोसिस का कंडीशन क्या है 2n से 2n, तो 2n था तो 2n में ही ये रहेगा, मतलब डिप्लॉइड सेल ही बनेगी। तो ये यहाँ पे माइटोसिस, फिर यहाँ भी माइटोसिस, मतलब ये ग्रोथ हो रहा है। माइटोसिस आप यहाँ पे ना लिख के यहाँ पे ग्रोथ ही चल रहा है, तो यहाँ से माइटोसिस हुआ और ये 2n। अब इसको क्या बोलेंगे हम लोग प्राइमरी oocyte, जो कि मैं आपको जो भी जब फेज बताई यहाँ पे मैं आपको समझा चुकी हूँ। प्राइमरी oocyte जो है अरेस्ट हो जाता है प्रोफेज 1 में, यही चीज़ आपको समझना है बस। एक अरेस्ट होता है प्रोफेज 1 में और एक अरेस्ट होता है ये प्रोफेज मेटाफेज 2 में। ये सारा चीज़ हम लोग पहले देखते हैं। देखिए प्राइमरी oocyte ये बिफोर मम्मा के पेट में ही ये सारा चीज़ हुआ, ये अरेस्ट हो गया, डेट मीन्स वाट सेल डिवीज़न के लिए बहुत सारा प्रोसेस का मतलब ज़रूरत होता है। आपको मैं सेल डिवीज़न पढ़ाई हूँ, अगर वो समझे हैं तो यहाँ पे आप अच्छे से समझ पाइएगा, और नहीं समझे तो प्लीज़ उसे देख लीजिएगा, फिर आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो एम फेज़ में एक माइटोसिस का तो नॉर्मल कंडीशन है कि 2n से 2n हो रहा है। इसमें भी प्रोफेज, मेटाफेज, टीलोफेज, एनाफेज, जो कि सोमैटिक सेल में हमारा पाया जाता है, ये सारा चीज़ उसका पार्ट है। लेकिन मियोसिस जो कि सिर्फ जर्म सेल में, और इसी चीज़ को हमें ध्यान रखना है, जिसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज नहीं, जिसको समझ में आ रहा है प्लीज़ आप देखिए सेल डिवीजन का वीडियो। अगर ये मैं नहीं समझाती हूँ यहाँ तो आपको अच्छे से नहीं ये टॉपिक क्लियर रहेगा, और मेरा मेन मोटिव होता है जो भी मैं आपको समझाऊँ वो क्लियर हो। अगर नहीं भी समझ रहे हैं तो भी आप एग्जाम में तो लिख लीजिएगा, लेकिन क्योंकि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सारा चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, तो मैं आपको सारा चीज़ समझाऊंगी। तो जो मियोसिस 1 है उसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज आएगा, और ये जो प्रोफेज है उसमें भी फर्दर और सारे फेजेज होते हैं, जिसमें डिप्लोटीन फेज में जो है वो जाके अरेस्ट हो जाता है हमारा जो भी प्राइमरी oocyte है। उसके बाद वो डिवीज़न नहीं करेगा, वो डिवीज़न कब होगा प्यूबर्टी के टाइम पे। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे। तो ये प्रोफेज 1 क्या था वो सारा चीज़ मैं आपको बता दी। अब जब ये प्यूबर्टी में आ गया तब इस मियोसिस का प्रोसेस जो यहाँ पे रुक चुका था प्रोफेज में ही, वो आगे जाएगा और अपना मियोसिस 1 कंप्लीट करेगा, जिससे हमको मिलेगा सेकेंडरी oocyte और एक पोलर बॉडी मिलता है। इसका ओवुलेशन में कोई काम नहीं है। ये ओवुलेशन अब सेकेंडरी oocyte भी तभी आगे काम करेगा जब इसको स्पर्म मिलेगा। जैसे कि प्यूबर्टी में अपना मियोसिस 1 कंप्लीट किया, वैसे ही मियोसिस 2 तब कंप्लीट होगा जब इसको स्पर्म मिलेगा। तो ओवुलेशन स्पर्म एंट्री होगा तब होगा। तो देखिए यहाँ पे हो गया, लेकिन यहाँ पे मैं आपको समझा दी हूँ कि सेकेंडरी oocyte अरेस्ट हो जाता है मेटाफेज। जैसे कि ये मियोसिस 2 है और ये मियोसिस 2 का ही फिनोमिना चल रहा है। मियोसिस 1 के बाद क्या आएगा, मियोसिस 2 आएगा। प्लीज़ आप समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप छूटते हैं तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ छूट रहा है। तो देखिए ये मियोसिस 2 में क्या आता है, प्रोफेज 2 इसको बोला जाएगा, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2, ये सारा चीज़ को वहाँ पे 1 बोला जा रहा था, और ये सिंपली प्रोफेज, मेटाफेज 1, 2 नहीं लगता है। आप अगर समझ रहे होंगे तो बहुत मज़ा आ रहा होगा। तो प्रोफेज 2 में ये प्रोसेस चल जाएगा जब मियोसिस 2 हो रहा है। तो यहाँ पे देखे थे कि प्रोफेज 1 में ही जाके डिप्लोटीन फेज में अरेस्ट हो गया था मियोसिस 1, लेकिन मियोसिस 2 में ये कहाँ अरेस्ट हुआ, कहाँ पे जाके अभी खोजेगा स्पर्म को कि हमको स्पर्म चाहिए ही। तो ये मेटाफेज 2 में जाके इसको चाहिए, यहाँ पे ही ये रुका हुआ प्रोसेस रहेगा, और जब स्पर्म आएगा तो ये अपना मियोसिस 2 का जो प्रोसेस है आगे टीलोफेज जाके और साइटोकाइन से सब जो डिवीज़न होते हैं इस तरह से होगा जब इसको स्पर्म मिल जाएगा। तो और यहाँ पे जब हम लोग सेकेंडरी मियोसिस हम लोग देखे थे तो मैं आपको बताई हूँ कि एन होता है। तो आप सोच रहे हो कि तो फिर ये 2n कहाँ से आ गया, क्योंकि
क्योंकि स्पर्म इसको मिल चुका है ना, तो 2n, और यहाँ देखिए सेकेंड पोलर बॉडी में ये n ही है, तो इस तरह से ये हुआ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको MCQ में पूछा जाएगा। आप नॉट सेट का एग्जाम दीजिए या फिर कोई भी अगर देख रहे हैं, डॉक्टर भी लेवल के देख रहे हैं, तो उनके भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं, तो प्लीज़ आप इसको ध्यान रखिएगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ पीछे वीडियो कीजिए, पॉज कीजिए और समझिए। क्यों इतना मैं ध्यान दी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि बस यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है, तो बस आप जर्म सेल, oogoनियम, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, और सेकेंडरी oocyte के बाद अगर उसको स्पर्म मिला तो वो ओवुलेशन होके और सीधा जाइगोट बना लिया, और एक सेकेंड पोलर बॉडी भी बनता है और एक फर्स्ट पोलर बॉडी भी बनता है, जो दोनों हैप्लॉइड होता है। ये नॉर्मल हो गया। अब हम लोगों का सिग्निफिकेंस बचा है कि मतलब क्यों हो रहा है oogenesis, तो बहुत ही है कि लार्ज अमाउंट में साइटोप्लाज्म इज रिटेन्ड इन द ओवम दैट प्रोवाइड नरिशमेंट ऑफ ओवरी। oogenesis क्यों होता है, हर एक ओवा मतलब ओवम क्यों रिलीज होता है, तो इसमें साइटोप्लाज्म बहुत सारे आए, जिसके कारण जब इसमें जाइगोट, जब बच्चा इसमें जब फॉर्मेशन होगा तो हम लोग इम्यूनियोटिक फ्लूइड देखते हैं। ये सब oogenesis अगर प्रोसेस ना हो तो इम्यूनियोटिक फ्लूइड ये सब नहीं मिल पाएगा, तो ये इसका सिग्निफिकेंस है। और क्या है, हैप्लॉइड ओवम एलॉन्ग विथ अ पोलर बॉडी इज प्रोड्यूस दिस प्रोसेस। हमें पोलर बॉडी मिल रहा है, पोलर बॉडी का भी बहुत अच्छा खासा काम रहता है। ऐसे ही हमारे बॉडी में कोई भी प्रोसेस नहीं होता है, जो कि हम लोग आगे सब्जेक्ट्स में देखेंगे। और हमें एक हैप्लॉइड ओवम मिल रहा है, जिससे ही फर्टिलाइजेशन होकर कोई भी अलग जो है वो बन पाएगा बेबी। तो ये सारा चीज़ इसका सिग्निफिकेंस है। इट मे बी रिजल्ट इन वेरिएशन। और oogenesis क्यों होता है, वेरिएशन। ये अगर oogenesis ना हो तो जो भी oogenesis के थ्रू ही जेनेटिक मटेरियल कुछ चेंज हो पाते हैं, नहीं तो जैसी मम्मी है वैसे ही उसका बच्चा हो जाता, तो ये वेरिएशन के लिए भी ज़रूरी है। क्लिनिकल कोरिलेशन क्या है, तो ओवरियन सिस्ट, जिसको PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, जो कि बहुत सारे आजकल मतलब फीमेल्स में पाया जा रहा है। तो इसमें क्या होता है ये समझना बहुत लड़कियों में देखा जाता है, हॉस्टल में रहने वाले तो और कंडीशन। ये जो प्राइमरी oocyte जो कि प्रोफेज 1 में अरेस्ट हो चुका था, ये प्यूबर्टी में जाके ये आगे वाला डिवीज़न नहीं करता है। और नहीं करता है, क्यों नहीं करता है, जो ओवम है उसके अंदर मतलब सीस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, पस फॉर्म हो जाएगा, वो मेच्योर एग के रूप में रिलीज़ नहीं होता है, जिसके कारण PCOD जैसी कंडीशन हमें देखने को मिलता है। तो आई होप कि ये सारा चीज़ आपको क्लियर होगा। द डेवलपमेंट अरेस्ट ऑन द ओवेरियन फॉलिकल्स में रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ओवेरियन सीस्ट। ओवेरियन फॉलिकल के अंदर जो भी वहाँ पे ओवम है, फॉलिकल्स के अंदर पस का फॉर्मेशन होगा और वो ओवम को रिलीज़ नहीं करेगा, जिसको PCOD जैसा कंडीशन ओवेरियन सिस्ट बोलते हैं। हालांकि PCOD में हार्मोनल चेंजेस भी होता है, जो कि हम लोग आगे वाले मतलब जैसे आगे सब्जेक्ट पढ़िएगा तो आप समझिएगा। सो आपको लिखना कैसे है, इस तरह से आप लिखिएगा जिस तरह से मैं आपको बताई। इसके बाद आप पहले डायग्राम बनाइएगा, क्योंकि डायग्राम एग्जाम में पहले बनाना ज़रूरी होता है। समझाने के लिए मैं आपको ये पहले समझाई थी। इसके बाद आप स्टेप लिखिएगा। स्टेप्स लिखने के बाद ये सारा स्टेप्स आपका जैसे ही कंप्लीट होगा, आप सिग्निफिकेंस लिखिएगा, क्लिनिकल कोरिलेशन लिखिएगा। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो और समझ में आया हो तो और भी आप वीडियो देख सकते हैं, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी हेल्प मिले और एग्ज़ाम में कैसे लिखना है आप पूरा अच्छे से देखकर और अपने फिजियोलॉजी में अच्छा स्कोर कर सके। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन को बेल को ऑन कीजिए और भी वीडियो देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में स्पर्मेटोजेनेसिस के साथ।